इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी केवल आपको समझाने और इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही है। इस वीडियो से आप निदान या इलाज नहीं कर सकते हैं। अपने इलाज के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इन वीडियो का प्रयोग करें। आने वाले समय में आई मेडिकल नॉलेज के बदलाव के कारण हम आपको नोटिस दिए बगैर ही इस जानकारी को बदल सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से गुजर रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के इम्पोर्टेंस मालूम है क्या आप लोगों को? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक का मतलब है कि हम लोगों को इम्पोर्टेंस बताते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराना क्यों ज़रूरी है। मुझे मालूम है, आप सबको ये मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट चीज़ होती है बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी हम कई बार देखते हैं कुछ न कुछ परेशानियां आ रही होती हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक मम्मी अपने नए बच्चे के लिए क्या काम करे कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, वो सक्सेसफुल हो जाए ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा, सिंपल से सरल स्टेप्स, केवल 4 स्टेप्स। और इसमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है जल्दी से जल्दी, यानी 1 घंटे के अंदर में ही उसको ब्रेस्ट फीड के लिए ऑफ़र कर देना चाहिए बच्चे को। जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उसके अंदर तो करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बर्थिंग इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। माँ को तो कोई बीमारी होती नहीं, माँ को कोई तकलीफ़ तो होती नहीं, दर्द होता है डिलीवरी का, और 1 घंटे के बाद लेटे लेटे वो अपने बच्चे को अपने साथ लगाकर, सीने से लगाकर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बिकॉज शी इज़ नॉट अ डिजीज्ड पर्सन। वो हेल्दी इंडिविजुअल है, तो वो आराम से अपना ब्रेस्ट फीड करा सकती है। अब आप कहोगे कि सिजेरियन होते हैं आजकल तो बड़े कॉमन, और सिजेरियन मदर जो है वो ऑपरेशन में होती है, और ऑपरेशन में कैसे वो बच्चे को फीड करा पाएगी, ऑपरेशन के बाद में कैसे बच्चे को फीड करा पाएगी? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, थोड़ी सी जटिलता तो है इसमें, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। सिजेरियंस आजकल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मैं कहूँगा 99% ऑफ द केसेस के अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में मदर का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है उसको सुन किया जाता है, ऊपर का पार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है और मदर होश में होती है, सुन रही होती है, बच्चे का पैदा होने पर रोना सुनती है, बच्चे को देखती है, बच्चे को समझती है, और वहाँ पर ही हम लोग ऑन दी ऑपरेशन टेबल बच्चे को हम फीड करा सकते हैं अगर मदर चाहे तो। इसके लिए मदर की रजामंदी बड़ी ज़रूरी है। मदर हैज़ टू गिव अस द कंसेंट कि हाँ वो बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार है। अब वो बच्चे को वहीं पर ही हम फीड कराने के लिए ऑफ़र कर देते हैं मदर्स को, और बहुत सारी मदर्स वहीं पर शुरू कर लेती हैं। बाय द वे, विदिन 1 आवर बच्चे को किसी भी हाल में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देनी चाहिए। नंबर 2, द सेकेंड स्टेप जो है हमारे 4 स्टेप्स में से, वो क्या है? जितना ज़्यादा हो सके माँ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। जितना वो बच्चे को हैंडल करेगी अपने हाथों से, उसको फील करेगी, उसको महसूस करेगी, उसको देखेगी, उसके एक्सप्रेशंस को पहचानेगी, और बच्चे के सामने बैठकर कुछ कुछ छोटी छोटी बातें करेगी। वो बातों का शायद कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन उसकी आवाज़ बच्चे को बड़ी अच्छी लगती है। सबसे प्यारी आवाज़ पता है बच्चे को क्या लगती है? अपनी मम्मी की आवाज़। 9 महीने वो अपने पेट में रहकर, मम्मी के पेट में रहकर, बच्चा जो है मम्मी की आवाज़ सुनता रहता था, तो उसको वही आवाज़ सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, और वो उसको सुनकर उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंग्जाइटीज़ उसकी कम हो जाती हैं। अब बच्चे को देखो ना, एक बंद स्पेस में से, एक क्लोज्ड स्पेस में से, एक अंधेरी जगह में से वो निकल कर बाहर आ गया, जहाँ इतना सारा रोशनी है, इतना सारा शोर मच रहा है, इतने सारे लोग हैं, और वहाँ जब उसको मम्मी के दिल के साथ आकर, उसके मम्मी को दिल की धड़कन सुनाई देती है, उसको मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको कितनी एंग्जाइटीज़ उसकी रिलैक्स हो जाती है, कितना रिलैक्सेशन फील होता है, कितना उसको सेटिस्फेक्शन फील होता है, ये आप महसूस नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना सेटिस्फाइंग ये फीलिंग होती है फॉर द बेबी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द बेबी ऑल्सो।
बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा मम्मी के साथ सीने के साथ लग कर रहे, और जब बच्चा मम्मी को फील करेगा तो इमोशंस फ्लो करती हैं। और ब्रेस्ट मिल्क क्या है? इमोशंस है। क्योंकि बच्चा जब डिमांड करता है, जब सर्च करता है, जब मुंह इधर उधर मारता है, सर्च करता है भूख के लिए, तो जब मदर उसको ऑफ़र करती है तो वो उसको सकल करना शुरू कर देता है। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है और इसको हमें सिर्फ प्रमोट करना होता है। तीसरी बात, बच्चा जो है, माँ जो है, उसको बच्चे की डिमांड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करेगी? जब बच्चे को देखेगी तो समझ में आ जाएगी ना। तो इसलिए बच्चे को हैंडल करे, उसको देखे, उसको महसूस करे, और कुछ छोटे छोटे क्यूज़ जो होते हैं, जो बच्चे के चेहरे से पता चल जाते हैं, वो पहचाने। अब बच्चा जब भूखा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? थोड़ा सा मुंह चलाएगा, लिप्स सकिंग करने की कोशिश करेगा, इधर उधर सर्च करने की कोशिश करेगा। अब 4-5 मिनट 10 मिनट अगर उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो मुंह खोलकर इधर उधर मुंह मारेगा, ऐसे करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप उंगली उसके लिप के पास लेकर जाते हो, बच्चा अपना मुंह जो है लिप की तरफ घुमाता है। तो ऐसे ही जैसे वो उसको ब्रेस्ट के पास लेकर आते हो तो बच्चा मुंह लेकर ब्रेस्ट की तरफ लेकर जाता है। तो ये एक फीचर होता है कि जिससे हम पहचान जाते हैं कि बच्चा जो है तैयार है फीड लेने के लिए। अगर ये फेज़ भी अगर आपने मिस कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा बच्चा? बच्चा रोएगा। अब ये रोना जो होता है ना, क्राइंग जो होती है ना, इंटरमिटेंट होती है। थोड़ा सा क्राई करेगा, चुप हो जाएगा, सोचेगा कि मैंने बोल तो दिया, 1 घंटी तो बजा दी, शायद अभी मम्मी आएगी, अभी उठाएगी, मेरे को फीड कराएगी। पर 1 घंटी पर नहीं सुना तो फिर 2 घंटी बजाएगी, दूसरी घंटी बजाएगी। अब दूसरी घंटी पर नहीं सुना तो फिर 2 बार घंटी बजाएगी, और 2 बार घंटी नहीं सुना तो 3 बार घंटी बजाएगा बच्चा। और फिर भी नहीं सुना तो लगातार रोना शुरू कर देगा। तो ये जो बिहेवियर है ये बताता है कि हमने कितने सारे क्यूज़ मिस कर दिए। अगर बच्चा हमारा रो रहा है तो शायद हमने इतने सारे क्यूज़ मिस कर दिए। तो ये क्यूज़ समझ कब आएंगे? जब आप बच्चे को हैंडल करोगे, जब आप बच्चे का चेहरा देखोगे, जब आप बच्चे को समझोगे, जब आप बच्चे को फील करोगे, तो ये सारे के सारे जो क्यूज़ है ना, बड़े आराम से पहचानने वाले होते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है आपको फील करे और आप बच्चे को फील करो, ताकि ये क्यूज़ आप पहचान सको और उनका इस्तेमाल कर सको। चौथा पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हम कई बार मिस कर जाते हैं। और दोस्तों, मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपने देखी तो ज़रूर है, पर शायद इस एंगल से नहीं समझी उस बात को। इंसान के बच्चे में एक बहुत बड़ी कमी होती है। आप बोलोगे क्या कमी? अरे भाई, उसकी पूंछ नहीं होती। क्या मतलब? हर मैमल जो जिंदा बच्चा पैदा करता है, डिलीवर करता है, उस मैमल के साथ पूंछ होती है। इंसान के पास पूंछ नहीं होती। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यस। पूंछ वाले जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वो गर्दन उठा सकते हैं और गर्दन उठाकर माँ तक पहुँच सकते हैं और अपना जगह सर्च कर कर वो फीड लेना शुरू कर सकते हैं। पर इस बच्चे की, इंसान के बच्चे की पूंछ नहीं होती। ये काम नहीं कर सकता। ये चलकर मम्मी तक नहीं पहुँच सकता। ये मम्मी तक अगर पहुंचा भी दिया जाए तो गर्दन उठाकर ब्रेस्ट को पकड़कर मुंह में नहीं लेकर आ सकता। इसको हेल्प चाहिए। दोस्तों, न्यूबॉर्न्स कोई यूज़र मैनुअल के साथ पैदा नहीं होते। किसी न किसी को ये स्किल्स समझने होते हैं और सिखाने होते हैं और मदर्स को सीखने होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको समझना चाहिए कि मम्मियों को जब नया बेबी उनके घर में आता है, उनके पास आता है, उनकी गोदी में आता है, तो उनको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं आए थे, पर अब ज़रूरत पड़ेंगे। और उन पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है बच्चे को हैंडल करना, उसको उठाना और अपने सीने से लगाना ताकि वो प्रॉपरली फीड कर पाए। अब यहाँ 1-2 छोटी बातें बताऊँगा। मैं एक वीडियो बनाऊँगा इसके लिए, डमीज़ को लेकर, मैनेकिन्स को लेकर कि कैसे बच्चे को होल्ड किया जाता है। पर एक छोटी सी बात आपको यहाँ बता देता हूँ कि
बेबी को फीड करने के लिए मैं अक्सर जो सबसे कॉमन मिस्टेक देखता हूँ ना, वो ये है, मदर बेबी को यूँ पकड़ती है 2 हाथों से, एक हाथ में बटक्स और एक गर्दन के नीचे, और यूँ लेकर कहती है मैंने इसको फीड कराया, ये फीड नहीं पकड़ता। मैं एक छोटा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा। आप कुर्सी पर बैठ जाइए, टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, और किसी को बोलिए कि आपकी गर्दन पर हाथ रख दे और अब आपको सामने खाना रख दिया जाए, क्या आप खा पाओगे? कभी भी नहीं खा पाओगे। जब तक वो इंसान आपके गर्दन से हाथ नहीं उठाएगा, कितना भी इंटरेस्टिंग खाना क्यों ना सामने रखा हो, आप खाना नहीं खा पाओगे। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर उस कुर्सी की एक टांग टूटी हुई होगी, 3 पैर वाली कुर्सी होगी जो कि अनस्टेबल होगी, तो क्या आप उस पर बैठकर इंटरेस्टिंग वाला खाने को एंजॉय कर पाओगे? आपका ध्यान हमेशा अपनी सीट पर होगा कि मेरी सीट कैसे मैं सिक्योर करूं, कैसे बैठूं ताकि मैं हिलूं नहीं, मैं गिरूं नहीं, और फिर बैठकर खाना एंजॉय करूं। सो प्रायोरिटी कहाँ चली जाती है? गर्दन से हाथ हटाने की और कुर्सी की। अब जब हम ऐसे बच्चे को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ अनस्टेबल हैं, बच्चे की कमर जो है 2 फलक्रम्स पर, दो पॉइंट्स पर हिल रही है, और एक हाथ हमारे एक हाथ के नीचे जो है हमारे, एक हाथ हमारा बच्चे की गर्दन के नीचे है और एक हाथ बच्चे की बटक्स के नीचे है। ये स्टेबल पोजीशन नहीं है बच्चे के लिए। बेटर पोजीशन पता है क्या है? आप एक हाथ से बच्चे को पकड़े, बटक्स को उस हाथ में ले, हथेली में, हथेली की ग्रिप टाइट कर लें ताकि बच्चा स्लिप ना करे आपके हाथ से, और उसको अपने पास लेकर आ जाए, सीने के पास में। बच्चे की बॉडी आपके फोरआर्म के ऊपर हो, आपके हाथ के ऊपर हो, और उसकी गर्दन जो है आपके एल्बो के साथ, आपकी बॉडी के साथ लगी हुई हो। इस पोस्चर में बच्चा बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है। आपके कंधे रिलैक्स होने चाहिए, आपकी कमर रिलैक्स होनी चाहिए, पीठ रिलैक्स होनी चाहिए, और आपको बेबी को थोड़ा सा अपना हाथ टर्न करते हुए अपनी तरफ लेकर आना है ताकि आप बेबी जो है आपके आस आ सके, आपके नज़दीक आ सके। और जब बेबी को ब्रेस्ट पकड़नी हो, मुंह के अंदर डालनी हो, तो बेबी का मुंह पूरा खुल सके, इतना नज़दीक होना चाहिए। अगर उसने सिर्फ आगे से थोड़ा सा मुंह खोल कर पकड़ा है तो ये आपको डैमेज कर देगा, ज़ख़म बना देगा। ये नहीं करना चाहिए, मुंह पूरा खुलना चाहिए, उसके लिए बेबी को आपके बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो ब्रेस्ट फीडिंग में कभी भी किसी भी इंसान को परेशानी नहीं आती। न्यूबॉर्न बेबी तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही बना हुआ है। सिर्फ मम्मी को सीखना है ना छोटी सी बातें कि क्या करे और ब्रेस्ट फीड कराए उसको आराम से। फ़ायदे तो ब्रेस्ट फीडिंग के आप सब जानते ही हो। मैं एक और वीडियो करूंगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको अगर ये वाली बातें पसंद आई हो, इससे आपको कोई बेनिफिट लग रहा हो और आप चाहते हो कि ये बेनिफिट आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने फैमिलीज़ तक पहुंचाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। आपके कमेंट्स की मुझे इंतज़ार रहती है। आप सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मम्मी को क्या करना चाहिए जिससे उसका ब्रेस्ट फीड जो है फ्री फ्लोइंग हो जाए और आराम से आता रहे और उसको दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच। आप divyaclinic.com पर जाकर कोई भी सवाल अपना ईमेल के ज़रिए भी मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका प्रश्नों का, कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।